तो आज का हमारा विषय है जावास्क्रिप्ट और हम जावास्क्रिप्ट फंक्शंस और इवेंट हैंडलिंग की दुनिया में गहराई से उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक बहुत ही दिलचस्प लेख है और हमारा मिशन है ये समझना कि कैसे एक स्टैटिक वेब पेज को एक जिंदा इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस में बदला जाए। हाँ, और ये सिर्फ कोड के कुछ टुकड़े नहीं हैं। ये वो औजार हैं जिनसे कोई भी डेवलपर, मतलब एक साधारण स्क्रिप्टर से एक बेहतरीन एप्लीकेशन आर्किटेक्ट बन सकता है। सही। फंक्शंस और इवेंट्स, ये दोनों मिलकर ही किसी वेब पेज में जान डालते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत होती है फंक्शन से, जिन्हें ये कोड का एक ब्लॉक जिसे आप जब चाहें तब चला सकते हैं के रूप में बताता है। मतलब कोड की रीयूजेबिलिटी। हाँ, और रीयूजेबिलिटी ही मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आधार है। स्रोत में 3 मुख्य तरीके बताए गए हैं जिनसे फंक्शंस डिफाइन किए जा सकते हैं। अच्छा। पहला तो है वो क्लासिक तरीका फंक्शन कीवर्ड के साथ, जैसे फंक्शन ग्रीट नेम। हाँ, वो तो सबको पता है। दूसरा है फंक्शन एक्सप्रेशन, जहां आप एक वेरिएबल को एक फंक्शन असाइन कर देते हैं, जैसे कॉन्स्ट ऐड इज इक्वल टू फंक्शन a, b जैसा। और फिर आता है मेरा पसंदीदा ES6 का एरो फंक्शन। हाँ, कॉन्स्ट मल्टीप्लाई इज इक्वल टू a, b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b। कितना साफ सुथरा और मतलब छोटा है। छोटे मोटे कामों के लिए तो ये कमाल का है। और सिर्फ छोटा सिंटैक्स ही इसकी खासियत नहीं है। असल में इसका जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि ये दिस कीवर्ड को कैसे हैंडल करता है। अच्छा। हाँ, जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में एक बहुत बड़ी सिरदर्दी दूर करता है। स्रोत इस गहराई में नहीं जाता, लेकिन ये जानना कि कब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है, यहीं से एक अच्छे डेवलपर की पहचान होती है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कोड को छोटा करना ही मकसद नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये फंक्शनैलिटी की भी बात है। लेकिन रीयूजेबिलिटी वाले पॉइंट पर वापस आते हैं। स्रोत में कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया का एक उदाहरण है। लेट एरिया 1 इक्वल्स कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया 5, 10 और फिर लेट एरिया 2 इक्वल्स कैलकुलेट रेक्टेंगल एरिया 7, 3। ये ड्राई प्रिंसिपल यानी डोंट रिपीट योरसेल्फ का एक क्लासिक उदाहरण है। बिल्कुल, और ये सिर्फ कोड दोहराने से बचने के बारे में नहीं है। सोचिए अगर आपको एरिया कैलकुलेट करने का लॉजिक बदलना पड़ा, जैसे यूनिट्स बदलनी हो। हाँ, मान लीजिए आपको स्क्वायर फीट को स्क्वायर मीटर में बदलना है। अगर आपने लॉजिक 10 जगह कॉपी पेस्ट किया होता तो आपको 10 जगह जाकर सब जगह बदलना पड़ता। हाँ, और गलती होने की भी संभावना रहती। फंक्शन के साथ आप सिर्फ एक जगह बदलाव करते हैं और काम हो जाता है। यही असली ताकत है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, डोंट रिपीट योरसेल्फ। पर कभी-कभी छोटे मोटे काम के लिए एक नया फंक्शन बनाना ज्यादा बड़ा काम नहीं लगता। कहाँ पर हमें ये लाइन खींचनी चाहिए? मतलब अगर मुझे सिर्फ एक बार कुछ करना है तो क्या उसके लिए भी फंक्शन बनाना जरूरी है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, इसका कोई एक सही जवाब नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है। ओके। एक अच्छा नियम ये है कि अगर आप एक ही काम 2 बार से ज्यादा कर रहे हैं तो उसे फंक्शन बना लेना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कोड की पठनीयता यानी रीडेबिलिटी। हाँ, अगर कोड का एक ब्लॉक एक खास काम कर रहा है, जैसे यूजर की जानकारी वैलिडेट करना, तो भले ही आप उसे एक ही बार इस्तेमाल करें, उसे एक वैलिडेट यूजर इनपुट फंक्शन में डालने से आपका कोड बहुत ज्यादा साफ और समझने में आसान हो जाता है। समझ गया। तो हमारे पास कोड के ब्लॉक्स हैं यानी फंक्शंस, लेकिन ये अपने आप में कुछ नहीं करते, ये बस रखे हुए हैं। इन्हें जिंदा कैसे करें? यूजर के क्लिक करने पर या स्क्रॉल करने पर इनसे काम कैसे करवाएं? यहीं पर इवेंट्स की एंट्री होती है। एकदम सही ट्रांजिशन। फंक्शंस इंजन की तरह हैं और इवेंट्स वो चाबी हैं जो उस इंजन को स्टार्ट करती हैं। वाह! मेथड से इन इवेंट्स को सुनने की सुविधा देता है। स्रोत में एक बटन क्लिक का उदाहरण है जो एक अलर्ट दिखाता है। अलर्ट बटन क्लिक्ड। ये बहुत सीधा है, लेकिन एक मिनट, अगर मेरा फंक्शन हैंडल क्लिक है तो उसे कैसे पता चलता है कि माउस कर्सर कहां था जब क्लिक हुआ? या अगर मैंने कीबोर्ड पर कोई बटन दबाया तो फंक्शन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा बटन दबाया गया था? क्या हमें वो जानकारी अलग से भेजनी पड़ती है? बेहतरीन सवाल, और इसका जवाब है इवेंट ऑब्जेक्ट। इवेंट ऑब्जेक्ट? हाँ, ये एक जादुई चीज है। जब भी कोई इवेंट होता है, ब्राउजर उस इवेंट की सारी जानकारी, जैसे माउस की पोजीशन, कौन सा कीबोर्ड बटन दबाया गया, किस एलिमेंट पर इवेंट हुआ, एक ऑब्जेक्ट में पैक करता है। अच्छा। और उसे आपके हैंडलर फंक्शन में अपने आप पास कर देता है।
आपको कुछ नहीं करना पड़ता। वाओ। स्रोत का event.target वाला उदाहरण यही दिखाता है। इवेंट वो ऑब्जेक्ट है, टारगेट वो एलिमेंट है जिस पर इवेंट हुआ। जैसे कोई इनपुट फील्ड। बिल्कुल, और वैल्यू उसकी मौजूदा वैल्यू है। अच्छा, तो ये ऑटोमेटिक है। ये तो बहुत काम आसान कर देता है। स्रोत में रिमूव इवेंट लिसनर का भी जिक्र है। हाँ, किसी इवेंट लिसनर को हटाने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मतलब एक बार लगा दिया तो लगा रहने दें? नहीं, देखिए, ये उन छोटी छोटी चीजों में से एक है जो एक हॉबी प्रोजेक्ट को एक प्रोफेशनल एप्लीकेशन से अलग करती है। सोचिए आपके पास एक सिंगल पेज एप्लीकेशन है। जहां पेज रीलोड नहीं होता। हाँ, अगर आप एक पेज पर इवेंट लिसनर लगाते हैं और यूजर दूसरे पेज पर चला जाता है, तो वो लिसनर मेमोरी में रह सकता है, भले ही वो एलिमेंट अब स्क्रीन पर न हो। ओह, तो वो मेमोरी लेता रहेगा। हाँ, और इसे मेमोरी लीक कहते हैं। समय के साथ यह आपके एप्लीकेशन को धीमा कर सकता है। रिमूव इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करके आप पेज छोड़ते समय सफाई करते हैं, जिससे एप्लीकेशन स्मूथ चलता रहता है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि फंक्शंस कैसे बनाएं और उन्हें इवेंट से कैसे चलाएं। लेकिन क्या होता है जब कोई इवेंट बहुत ज्यादा बार फायर होता है? सोचिए, जब कोई यूजर विंडो का साइज बदल रहा हो तो रीसाइज इवेंट 1 सेकंड में 50 बार फायर हो सकता है। अगर हमारा फंक्शन हर बार चला तो ब्राउजर हैंग हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। और इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए कुछ बहुत स्मार्ट टेक्निक्स हैं जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है। डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग। डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग? हाँ, ये नाम थोड़े मुश्किल लगते हैं। हाँ, पर कॉन्सेप्ट बहुत सरल है। चलिए पहले डिबाउंसिंग को समझते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे आप लिफ्ट का दरवाजा बंद होने से रोक रहे हैं। लिफ्ट का दरवाजा? हाँ, जब तक कोई नया व्यक्ति आता रहता है और दरवाजा खुला रखो बटन दबाता रहता है, हाँ। दरवाजा खुला रहता है। दरवाजा तभी बंद होगा जब आखिरी व्यक्ति के आने के कुछ सेकंड बाद तक कोई और नहीं आएगा। अच्छा। डिबाउंसिंग बिल्कुल यही करता है। ये एक फंक्शन को तब तक चलने से रोकता है जब तक कि इवेंट्स की बौछार रुक ना जाए। ओके। स्रोत में फॉर्म वैलिडेशन का उदाहरण दिया गया है। आप नहीं चाहते कि यूजर के हर अक्षर टाइप करने पर सर्वर को वैलिडेशन रिक्वेस्ट जाए। आप इंतजार करते हैं कि यूजर टाइपिंग बंद करे और फिर 1 सेकंड बाद आप रिक्वेस्ट भेजते हैं। वाह, ये एनालॉजी तो शानदार है। तो हर नया की स्ट्रोक उस इंतजार के टाइमर को रीसेट कर देता है। बिल्कुल। मुझे याद है जब मैं एक ई-कॉमर्स साइट पे सर्च फीचर बना रहा था। हर की स्ट्रोक पर एपीआई कॉल जा रही थी और हमारा सर्वर क्रैश होने वाला था। तब जाकर मुझे डिबाउंसिंग की असली कीमत समझ आई। बिल्कुल वही केस है। स्रोत में बताया गया है कि इसे सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट का इस्तेमाल करके लागू किया जाता है। अच्छा। हर बार जब इवेंट होता है, आप पिछले सेट टाइम आउट को क्लियर टाइम आउट से कैंसिल कर देते हैं और एक नया सेट टाइम आउट शुरू कर देते हैं। इससे फंक्शन तभी चलता है जब कुछ मिलीसेकंड तक शांति रहती है। समझ गया। और थ्रॉटलिंग इससे कैसे अलग है? अगर डिबाउंसिंग लिफ्ट का दरवाजा है तो थ्रॉटलिंग एक टपकता हुआ नल है जिसमें से हर सेकंड सिर्फ 1 बूंद पानी गिरता है, चाहे पीछे कितना भी पानी क्यों ना हो। हाँ, अच्छा। थ्रॉटलिंग ये श्योर करता है कि आपका फंक्शन एक निश्चित समय में सिर्फ एक बार चले, चाहे इवेंट कितनी भी बार क्यों ना फायर हो। तो मतलब वो उसे लिमिट कर देता है। हाँ, बिल्कुल। स्रोत में विंडो रीसाइजिंग का उदाहरण है। आप नहीं चाहते कि आपका फंक्शन 1 सेकंड में 50 बार चले। आप उसे थ्रॉटल करके कह सकते हैं कि हर 200 मिलीसेकंड में बस 1 बार चलना, ज्यादा नहीं। इससे यूआई लैग नहीं करता होगा? बिल्कुल, एनिमेशन स्मूथ रहता है। तो डिबाउंसिंग आखिरी एक्शन के बाद चलता है और थ्रॉटलिंग एक नियमित अंतराल पर चलता है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा। और स्रोत में एक और बहुत ही स्मार्ट तकनीक का जिक्र है, इवेंट डेलीगेशन। ये क्या भला है? ये जावास्क्रिप्ट में मेरे पसंदीदा कॉन्सेप्ट्स में से एक है। अच्छा। किसी भी आइटम पर क्लिक करने पर कुछ हो। हाँ, तो एक तरीका ये है कि एक लूप चलाकर सब पर आइड इवेंट लिसनर लगा दें। सही। इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि आपने मेमोरी में 100 अलग-अलग इवेंट लिसनर बना दिए। ये अक्षम है, यानी इनएफिशिएंट। और अगर आप बाद में जावास्क्रिप्ट से 101वां आइटम जोड़ते हैं तो आपको उस पर अलग से लिसनर लगाना पड़ेगा, जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। हाँ, ये तो होता है। इवेंट डेलीगेशन कहता है हर बच्चे पर नजर रखने के बजाय सिर्फ पेरेंट यूएल पर एक नजर रखने वाला बिठा दो। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि मुझे हर लिस्ट आइटम पर अलग अलग क्लिक हैंडलर लगाने की जरूरत नहीं? बिल्कुल नहीं। ये तो जादू जैसा लगता है। इससे परफॉर्मेंस पर कितना फर्क पड़ता होगा? बहुत ज्यादा। आप सिर्फ एक इवेंट लिसनर पेरेंट यूएल पर लगाते हैं। जावास्क्रिप्ट में इवेंट बबलिंग नाम की एक चीज होती है। इवेंट बबलिंग? हाँ, जिसका मतलब है कि जब आप किसी एलआई पर क्लिक करते हैं
तो वो इवेंट ऊपर अपने पेरेंट यूएल तक जाता है। अच्छा, बुलबुले की तरह ऊपर आता है। बिल्कुल, हमारा पेरेंट पर लगा लिसनर उस इवेंट को पकड़ लेता है। फिर जैसा कि स्रोत के कोड में दिखाया गया है, हम event.target से ये जान सकते हैं कि क्लिक असल में किस एलआई पर हुआ था और फिर अपना काम कर सकते हैं। तो एक लिसनर से 100 या 1000 बच्चों का काम हो जाता है। हाँ, ये बहुत ज्यादा एफिशिएंट है और कोड को बहुत साफ रखता है। तो अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं, हमने कोड को रीयूजेबिलिटी के लिए फंक्शंस में पैक करना सीखा। फिर हमने इवेंट्स का इस्तेमाल करके उन फंक्शंस को यूजर के एक्शन पर चलाना सीखा। सही। और आखिर में जब इवेंट्स बहुत ज्यादा होने लगे तो हमने डिबाउंसिंग, थ्रॉटलिंग और इवेंट डेलीगेशन जैसी प्रो लेवल तकनीकों से परफॉर्मेंस को मैनेज करना सीखा। आपने इसे पूरी तरह से समेट दिया। स्रोत इन शक्तिशाली उपकरणों का उपयोग कैसे करें, इसका एक शानदार खाका पेश करता है। लेकिन यहाँ एक विचार है जिस पर आगे सोचना चाहिए। बताइए। एक डेवलपर के लिए अगला कदम ये सोचना है कि कब और क्यों। कब और क्यों? हाँ, डिबाउंसिंग और थ्रॉटलिंग में से कब किसे चुने? क्या एक छोटे से मेन्यू के लिए इवेंट डेलीगेशन जरूरत से ज्यादा है? एक ट्रेडिशनल फंक्शन की तुलना में एक एरो फंक्शन कब वाकई बेहतर होता है? मतलब सिर्फ जानना काफी नहीं है। नहीं, इन पैटर्न के पीछे के क्यों को समझना ही एक अच्छे कोडर को एक महान कोडर से अलग करता है। ये सिर्फ नियमों को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि ये जानने के बारे में है कि खेल के मैदान पर उन्हें कब और क्यों लागू करना है।